मैं आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान के क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो क्वेश्चन आता है 151 यानी 151 से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 150 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 151 से। तो किस प्रकार है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बताइए ऐसा कौन सा चौहान था जिसने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसके बारे में बताइए। तो किसने करवाया था? उदय सिंह द्वारा, राणा सांगा द्वारा, रणहमीर सिंह के द्वारा। तो किसने करवाया था? इसका आंसर आप दे दीजिए मुझे कमेंट के अंदर। तो कौन था वो महान शासक जिसने इस खोज के लिए सब कुछ किया? तो कौन था? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम हो जाएगा राइट आंसर। अब आप इसके बारे में मुझे ये बताइए कि ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये कौन था, इसके उपनाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी को ही बोला जाता है बिसल देव। समझ में आ गया? विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का एक ऐसा राजपूत था जिसका मतलब कि चौहान था, जिसके एक बोलते हैं ना अर्णोराज, उसके घर में इसका जन्म हुआ था। और वर्तमान में राजस्थान के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश उसके प्रमुख हिस्से में आते हैं। क्लियर हो गया? और इसको मतलब एक उपाधि दी गई थी कटी बांधव की। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कटी बांधव कौन है, तो किसको बोला जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कटी बांधव भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? यानी एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बिसल देव कहा जाता है, कटी बांधव नाम है, और कहाँ का ये शासक था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जौहर नहीं हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में ऐसे काफी दुर्ग है जहां पर जौहर हुए थे। कहां पर? मतलब कि अग्नि हुआ था, कहीं पे जल, मतलब हर प्रकार के जौहर हुए हैं। तो राजस्थान का एक ऐसा भी है जहां पर एक भी जौहर अब तक नहीं हुआ था। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जयगढ़ किला। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का जयगढ़ किला है, इसके अंदर कोई भी जौहर नहीं हुआ, जो कि कहाँ है? राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला की चील का टीला है ना, ईगल की पहाड़ी, वहां पर ये स्थित है। चील का टीला या फिर ईगल की पहाड़ी किसे है? जयपुर को बोला जाता है, जो जयगढ़ फोर्ट के अंदर पर बना हुआ है। समझ में आ गया? यानी कंफ्यूज मत होना क्या है। जो कि आमेर किला के पास एक झील है, मटोवा झील, वहां पे मतलब देखने के लिए लोग जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी जयगढ़ किले को ही चील का टीला बोलते हैं, और इसे विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? और यह किला आमेर किले के मतलब कि उसके महल के ऊपर बनाया गया है। समझिए, यानी जो आमेर फोर्ट है ना, इसके भी ऊपर पड़ता है जयगढ़ फोर्ट। क्लियर हो गया? और इसी किले में जय नाम तोप भी रखे हैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयवाना तोप, वो भी जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही रखी है, जो कि पहिए से चलती है। कभी जाओ तो जरूर देख के आना, सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और जयगढ़ किले को दीवाने खास, दीवाने आम, लक्ष्मी विलास, आराम मंदिर, विलास मंदिर, ऐसे अनेक मतलब कि वहां के हिस्से बनाए गए हैं। और जयगढ़ किले को आमेर किले की भूमिगत मार्ग से यानी एक सुरंग के थ्रू इन दोनों को जोड़ा गया है। यानी अब तो वो बंद कर रखी है, लेकिन पहले के टाइम पर उनको एक सुरंग के थ्रू इनको जोड़ रखा था। क्लियर हो गया? यानी मैंने आपके सभी अच्छे हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। हेलो मेरे सभी विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान के क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो क्वेश्चन आता है 151 यानी 151 से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 150 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 151 से। तो किस प्रकार है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बताइए ऐसा कौन सा चौहान था जिसने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसके बारे में बताइए। तो किसने करवाया था? उदय सिंह द्वारा, राणा सांगा द्वारा, रणहमीर सिंह के द्वारा। तो किसने करवाया था? इसका आंसर आप दे दीजिए मुझे कमेंट के अंदर। तो कौन था वो महान शासक जिसने इस खोज के लिए सब कुछ किया था? कौन था? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम हो जाएगा राइट आंसर। अब आप इसके बारे में मुझे ये बताइए कि ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये कौन था, इसके उपनाम क्या है। तो फ्रेंड्स,
इसी को ही बोला जाता है बिसल देव। समझ में आ गया। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का एक ऐसा राजपूत था जिसका मतलब कि चौहान था, जिसके एक वो था ना अर्णोराज, उसके घर में इसका जन्म हुआ था। और वर्तमान में राजस्थान के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश उसके प्रमुख हिस्से में आते हैं। क्लियर हो गया। और इसको मतलब एक उपाधि दी गई थी कटी बांधव की। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कटी बांधव कौन है, तो किसको बोला जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कटी बांधव भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। यानी एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बिसल देव कहा जाता है, कटी बांधव नाम है, और कहाँ का ये शासक था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जौहर नहीं हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में ऐसे काफी दुर्ग जहां पर जौहर हुए थे। कहां पर? मतलब कि अग्नि हुआ था, कहीं पे जल, और मतलब हर प्रकार के जौहर हुए हैं। तो राजस्थान का एक ऐसा भी है जहां पर एक भी जौहर अब तक नहीं हुआ था। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जयगढ़ किला। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का जयगढ़ किला है, इसके अंदर कोई भी जौहर नहीं हुआ, जो कि कहाँ है? राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला की चील का टीला है ना, ईगल की पहाड़ी, वहां पर ये स्थित है। चील का टीला या फिर ईगल की पहाड़ी किसे है? जयपुर को बोला जाता है, जो जयगढ़ फोर्ट के अंदर पर बना हुआ है। समझ में आ गया। यानी कंफ्यूज मत होना कि क्या है। जो कि आमेर किला के पास एक झील है, मटोवा झील, वहां पे मतलब देखने के लिए लोग जाते हैं। क्लियर हो गया। यानी जयगढ़ किले को ही चील का टीला बोलते हैं, और इसे विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। और यह किला आमेर किले के मतलब कि उसके महल के ऊपर बनाया गया है। समझिए, यानी जो आमेर फोर्ट है ना, इसके भी ऊपर पड़ता है जयगढ़ फोर्ट। क्लियर हो गया। और इसी किले में जायनाम तोप भी रखे हैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयवाना तोप, वो भी जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही रखी है, जो कि पहिए से चलती है। कभी जाओ तो जरूर देख के आना, सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और जयगढ़ किले को दीवाने खास, दीवाने आम, लक्ष्मी विलास, आराम मंदिर, विलास मंदिर, ऐसे अनेक मतलब कि वहां के हिस्से बनाए गए हैं। और जयगढ़ किले को आमेर किले की भूमिगत मार्ग से यानी एक सुरंग के थ्रू इन दोनों को जोड़ा गया है। यानी अब तो वो बंद कर रखी है, लेकिन पहले के टाइम पर उनको एक सुरंग के थ्रू इनको जोड़ रखा था। क्लियर हो गया। यानी मैंने आपके सभी डाउट दूर कर दिए जयगढ़ फोर्ट को लेकर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? इसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमीर मर्दन एक साहित्य कृति थी जिसकी मतलब रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? तो कौन थे वो? पहले तो ये बताइए कि कौन थे वो? तो वो थे जयसिंह। अब ये बताइए, जो ये महाकाव्य है, कृति है, ये किसके ऊपर लिखी गई थी? तो ये थी जयसिंह सूरी की थी, जिन्होंने मतलब कि जो रणथंभौर के अंदर हुआ था ना, जो राणा हमीरदेव थे, उनके बारे में बताया था कि उन्होंने मतलब कि उनको पता था कि मैं हार जाऊंगा, फिर भी उन्होंने लास्ट तक मतलब कि युद्ध के लिए तैयार रहे थे। उनके बारे में लिखी गई थी, मतलब एक कृति लिखी गई है कि उन्हें पता था कि वो हार जाएंगे, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, विजय नहीं कर पाएंगे, उनकी हार निश्चित है, उनकी मौत पक्की है, लेकिन फिर भी वो अंत तक लड़े थे। तो ये उनके ऊपर एक लिखी हुई कृति है। किसने लिखी थी? जयसिंह ने लिखी थी। क्लियर हो गया। इसका विषय क्या था? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में लिखा गया था। उन्होंने कितनी मतलब कि वीरता के साथ युद्ध किया था। और उसके साथ आपने सुना होगा ना रानी पद्मिनी के बारे में, वो कौन थी? तो वो भी कितनी महान लेडीज थी, जिन्होंने मतलब कि अपने आप को अग्नि के हवाले करना स्वीकार किया, लेकिन किसी के मतलब कि आदिंदा स्वीकार नहीं की। आपने सुना होगी कि इसके बारे में एक मूवी बहुत अच्छी बनी है, आप उसे जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। इसके साथ ही एक और है हमीर रासो, जो किसने लिखा था? सागर दत्त था, जो कि जोधराज थे। समझ। एक आता है हमीर काव्य, जो किसने थे? नरेंद्र चंद्र सूरी की रचना थी। एक आता है हमीर हठ, जो कि चंद्रशेखर की रचना थी। यानी 3 रचनाएं मतलब और भी लिखी गई हैं, जो कि इसी के ऊपर लिखी गई है। कौन सी? हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और हमीर हठ। क्लियर हो गए। यानी एक में आपके 3 क्वेश्चन डाउट हो गए। अब आता है नेक्स्ट, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट के व चेचक के दाग बनाए गए हैं? तो बताइए, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि ऐसी कौन सी मतलब कि ऐसी चित्रकला शैली है जहां पर पुरुष के जो चेहरे होते हैं वहां पर चोट या फिर चेचक के दाग बनाए गए हैं। तो ऐसी कौन सी है, उसके बारे में बताना है। तो किसकी शैली हो जाएगी? वो है जयपुर शैली। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जयपुर शैली है। किस लिए? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऐसा काम किया गया था, यह भारत के स्वतंत्र हिमालय मतलब एक ऐसी कला दिखाई गई थी जो कि मुगल दरबार के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था? एक ऐसी सदी जिसमें पुरुषों के चेहरे पर चोट या फिर चेचक के निशान बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे पूछे तो आपसे, तो इनका काल कौन सा था? 1600 से लेकर 1900 तक का काल ये रहा था इनका। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का तांबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से आधा ढका होता है और नारियल की खोड़ से जुड़ा होता है? तो बताइए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं कि ऐसा कौन सा लोक यंत्र है जिसमें बांस का तांबा का बना तार होता है, बकरी की चमड़े की परत से ढका होता है और नारियल की खोल से आधा जुड़ा होता है? तो बताइए कि ऐसा कौन है, इतना ऐसा महान हथियार, मतलब ऐसा यंत्र कौन है? तो हो जाएगा रावण हत्था। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रावण हत्था होता क्या है? तो ये एक ऐसी वीणा, मतलब किसको ना रावण हत्था या फिर रावण हस्त के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, यानी एक ऐसा प्राचीन झुका हुआ तार वाला यंत्र है जिसका उपयोग भारत, श्रीलंका और आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, जिसको वायलिन को, मतलब जो पहले के टाइम के जो लोग थे ना, इसको वायलिन की तरह यूज करते। समझ में आ गया? मतलब कि ऐसा लगाया गया है कि धनुष की तरह सीधा है और नाले की जैसे कटोरी से, मतलब इसका आकार दिया गया है। समझ में आया? इसको जो तार है इसके इतने कसकर बांधे गए हैं, यानी जरा से टच के ऊपर इसमें से आवाज आने लग जाती है। क्लियर हो गया। और बात करें इसके बारे में, एक इतिहास में बताया गया था कि जो रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए, मतलब कि इसे बनाया था, इसीलिए इसको रावण हत्था नाम दिया गया था। यानी ये रावण के द्वारा ही बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें शिव जी को प्रसन्न करना था, उनकी सोने की लंका लेनी थी, इसीलिए मतलब इसका नाम भी क्या था? रावण हत्था। अब आते हैं नेक्स्ट, लच्छा गुजरी गाय चोरी जाने वाले किस लोक देवता की सहायता की जाती है? तो बताइए, लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता की पूजा करते हैं? तो बताइए कि कौन से वो महाराज है जिसकी पूजा की जाती है? आप ऑप्शन देखिए और फिर आंसर कीजिए कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो कौन से? वीर तेजाजी महाराज, ऑप्शन नंबर जो 4 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म कब हुआ था? 29 जनवरी को जन्म हुआ था। जितने भी मतलब लोक देवता है ना, उनकी बर्थ डेट आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 1074 में। क्लियर हो गया। राजस्थान के नागौर जिले के खरवाना गांव के अंदर हुआ था। तोहर देव धोलिया जाट सरदार नागौर और राम कुमारी परिवार से बिलोंग करते थे। और जो इतिहासकार है उनका ऐसा मानना था कि मतलब कि जो है ना, जो इन तेजाजी महाराज की जो माँ थी ना, वो कुंवारी नागराज के वरदान मिला था कि वो एक बच्चे को जन्म देंगी, इसीलिए उसका नाम रखा था तेजाजी महाराज। क्लियर हो गया, यानी इनके पिता का नाम कहीं दिया क्योंकि इनकी माता को मतलब कि कुंवारी थी, उनको ही वरदान मिला था जिसकी वजह से इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ। और इन्हीं की पूजा की जाती है गाय चोरी हो जाने पर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोकगीत होलर किस अवसर पे गाया जाता है? आप देखना फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे आपको होलर और कहीं पर आएगा सोलर। क्लियर हुआ, यानी कहीं पर तो दे देंगे सोलर, कहीं पे दे देंगे होलर। तो होलर आ जाए सोलर आ जाए तो कहाँ पर गाए जाते हैं? ये जच्चा बच्चा गीत होते हैं। क्लियर, यानी शिशु के जन्म के टाइम पे होने वाले गीत होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर शिशु के जन्म पर सोलर या फिर जच्चा बच्चा गीत गाया जाता है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय गीत होते हैं, यानी हर कहीं गाए जाने वाला गीत होता है। कि मतलब ऐसे गीत होते हैं जो बच्चे के जन्म के बाद ही खुशी का माहौल को मतलब कि और अच्छा बनाने के लिए ऐसे गीत गाए जाते हैं। समझ में आया? आता नेक्स्ट, रखन किसका आभूषण है? यानी एक आभूषण रखन है, तो किसका आभूषण है बताइए। अब रेड प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गले का, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो बताने कि रखन है वो किसका आभूषण होगा? गले का, पैर का, दांत, हाथों का या बाजू का? तो बताइए, जो कहाँ को जाएगा लखन, तो वो हो जाएगा दांतों में पहने जाने वाला। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दांत में पहने जाने वाला रखन। क्लियर हो गया। अब देखिए, कहीं पे इसको राखन भी बोलते हैं, कहीं पे इसको रखन भी बोलते हैं, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना कि रखन आए या राखन आए। क्लियर हो गया। इसके साथ ही नाक में लौंग, कांटा, चुन्नी, चौंप, बारी, बाली आदि नाक में पहने जाएंगे। और मतलब कान में झुका, बाली, पत्ती, सुरलेलिया, लौंग, टॉप्स, ओगणिया, कर्णफुल, पीपल पन्ना, ओंगटा, झेला, लटकन, झमेली, झेड़पड़ी, झूरी, ओगनिया। यानी राजस्थान के आभूषण भी इतने, इनके नाम भी इतने कंफ्यूजिंग है कि समझ में नहीं आएगी कि आभूषण है कि क्या है, पर ये पहने जाते हैं। और सिर के हो जाएंगे इनके चूड़ा रतन और मतलब अन्य अंगूठी, मतलब है ना कि राजस्थान के आभूषण तो आप जरूर पढ़ना, क्योंकि सर से लेकर पैर तक राजस्थान में बहुत ज्यादा आभूषण पहने जाते हैं। और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा आभूषण किस जगह पहना जाता है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये। तो ये तो आपका सबसे फेवरेट होना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्तियां हैं? तो बताइए कि राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति। तो पहले ये जानिए कि राजस्थान के अंदर गणेश जी के काफी मंदिर हैं, जैसे कि मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, सिद्ध गजानंद मंदिर, इसिकिया गणेश, बोहरा गणेश जी मंदिर, नहर गणेश जी मंदिर, गढ़ गणेश जी
तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो मोती डोंगरी में क्या है, जो जयपुर के सबसे प्रसिद्ध गणेश जी महाराज का एक मतलब साकरगढ़ी तलहटी पे एक मंदिर है जो कि बहुत विख्यात है, उसकी मतलब कि बहुत मतलब सुना है उसके बारे में। एक आता है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग में है, जो कि एक मतलब कि एक विरासत के तौर पे माना जाता है। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गढ़ गणेश जी मंदिर जो कि जयपुर की राजधानी में बनाया गया है। फिर आता है सिद्ध गणाजन जो कि जोधपुर में है, इसिकिया गणाजन जोधपुर में है, बोहरा गणेश जी उदयपुर में है, नहर गणेश जी जयपुर के अंदर है। क्लियर हो गया? यानी मोती डूंगरी वाला, रणथंभौर वाला और एक और है कि एक मंदिर और था, कौन सा देखे तो मुझे याद नहीं आ रहा। ये तीन तो बहुत ही फेवरेट मंदिर है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना क्योंकि है ना गणेश जी के सबसे मतलब अच्छे मंदिर माने जाते हैं, मोती डूंगरी वाला और जो एक और है रणथंभौर वाला, एक और आता है उसको मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में कौन सा पर्यटन ऐसा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों जाके पूजा करते हैं, वो एकता का प्रतीक माना जाता है? तो बताइए कि ऐसा कौन सा है जहाँ पर मतलब कि राजस्थान की हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक माना जाता है? तो कौन सी जगह? रामदेवरा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रामदेवरा है ना वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाकर मतलब कि वहां पर पूजा पाठ करते हैं, यानी इनकी एकता का प्रतीक माना जाता है। अब रामदेव जी का जन्म के बारे में पढ़ें, क्या होता भाद्रपद शुक्र द्वितीया को हुआ था। काफी बार एग्जाम में डेट नहीं पूछते कि पूछते हैं किस तिथि को हुआ था, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। जन्म स्थान जो रूणीचा, मृत्यु कब हुई थी 1442 के अंदर, स्थान के अंदर रामदेवरा में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ये बहुत फेमस है। समझ में आ गया? और समाधि भी इनने कहाँ ली थी? रामदेवरा में ही ली थी। और इनके मतलब कि ना उत्तराधिकारी कौन थे? तो अजमल जी थे और जीवन संगी थे नैले थे और इनका राजघराना तोमर वंशी राजपूत थे। ये सब कुछ बता दें कि किस घराने से कहाँ था क्या नहीं था इनका। अब आता है भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य सबसे किया जाता है? तो कौन सा? गैर। इसके बारे में मैंने आपको काफी बताया है कि जो भील समुदाय होते हैं वो गौरी, गैर, घूमर आदि जैसे नृत्य करते हैं। तो हर समुदाय के बारे में पता होना चाहिए कि गौरी कौन करते हैं, गैर कौन, मतलब घूमर कौन करते हैं। तो हर समुदाय का नृत्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि जो कठपुतलियां होती है राजस्थान में सबसे फेमस है, तो वो किस लकड़ी की बनती है? देखा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं कि कठपुतली राजस्थान की फेमस है तो किस पेड़ से, किस लकड़ी से बनती है? तो किस में बनती है? आड़ू के वृक्ष से। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठपुतलियां बनती है आड़ू की लकड़ी से, यानी काष्ठ होती उससे बनती है। इसमें लकड़ी का, रंग बिरंगे कपड़े का, वेशभूषा का, अन्य सामग्री यूज करके कठपुतलियां क्या आपने कहीं मतलब मेले वेले में जाके देखा होगा ना कि मतलब रस्सी से बांध के डांस कराते रहते हैं। मतलब कि राजस्थान के मतलब कि कला को मतलब कि अपनी कला को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कठपुतली डांस। नेक्स्ट आता है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान में मतलब कि मानसून का जुआ किसको बोलते हैं? कृषि को। क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? इसका एक बहुत मोटा रीजन है कि देखिए हम मतलब कि खेती करते हैं तो मतलब बीज बो दिया, अब मतलब कि हम एक तरह से जुआ लगा रहे हैं कि बारिश हो गई तो हमारी अच्छी फसल होगी, बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। कि कहते हैं ना कि मतलब जैसे देखिए समझ सकते हैं जो फसल होती है ना बारिश के टाइम की, वो पूरी तरह से बारिश के ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब हम उम्मीद के ऊपर एक जुआ लगाते हैं कि होगी तो अच्छी हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्योंकि 2/3 हिस्सा कृषि का बारिश के ऊपर ही होता है। सिर्फ 1% ही पानी की व्यवस्था हो पाती है। और राजस्थान के ऐसे काफी जिले हैं जहाँ पर पानी की संख्या बहुत कम है, यानी नाक के बराबर पानी मिलता है। तो वो लोग जो किसान है वो मतलब बारिश के ऊपर एक तरह से जुआ लगाते हैं, मानसून का जुआ लगाते हैं कृषि के ऊपर कि ब्राह्मण जी अगर इस बार बारिश दे देगा तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं देगा तो हमारे हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है चूहों वाले मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर है फेमस है? देखो चूहा का मंदिर कहाँ है? करणी माता मंदिर है जो कि बीकानेर के अंदर बहुत ही फेमस है। क्लियर हो गया? चूहों का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर, जहाँ पे चूहा मतलब खुले घूमते रहते हैं, वहां पे चूहों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। करणी माता मंदिर है जो कि बीकानेर के में है। और किसने बनाया? गंगा मतलब कि महाराजा गंगा सिंह ने इसको बनवाया था 20वीं शताब्दी के अंदर। और ये मंदिर पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और इसमें इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इसके चांदी के दरवाजे, यानी करणी माता मंदिर कभी जाओ तो वहां के देखना वो एकदम प्योर चांदी के दरवाजे बनाए गए हैं, यानी वो आज तक है ऐसे। और जो करणी माता है ना, उन्होंने एक हाथ में तो बहुत त्रिशूल पहन रखा है, साथ ही मुकुट माला आदि पहन के बहुत अच्छी लगती है। कभी जाओ तो जरूर देख कर आना। किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो बताइए राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है?
तो ऐसे बीकानेर, यानी बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है। क्लियर हो गया? यानी बीकानेर के अंदर ऐसी कोई भी प्रमुख नदी नहीं जो गुजरती है वहां से। समझ में आ गया? जैसे कि ना जोधपुर, नागौर में लूणी नदी आती है, जयपुर में बाणगंगा नदी बहती है, कुछ कहते हैं 12 नदियां जो कि चंबल है, माही है, जो मतलब कि 12 मतलब हमेशा बहने वाली नदी। लूणी नदी कहते हैं ना कि जो अरावली हिल से दक्षिण पश्चिम ढलानों की ओर गिरती है। घग्गर नदी राजस्थान के रेगिस्तान की खोज मतलब खो जाती है। तो लेकिन बीकानेर और चूरू के अंदर कोई सी भी नदी नहीं गुजरती है। क्लियर हो गया? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, यानी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सबको अच्छे से देखिए और कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हुए इसका मुझे कमेंट में बताइए। अब आता है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले की है। अब देखो ये क्या पूछा गया है, सोम कमला अम्बा बांध परियोजना किस जिले की है, तो किसकी हो जाएगी? डूंगरपुर की। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पे निवेश और वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार ने वहां पे पानी की पूर्ति करने के लिए सोम कमला अम्बा परियोजना की खोज की, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। अब आता है नेक्स्ट, भारत में टंगस्टन का एकमात्र खनन कहाँ पर है, तो बताइए। भारत की बात हो रही है तो पूरे भारत के अंदर कहाँ पर आता है एकमात्र खनन, तो आगे डेगाना में। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर जाएगा, जो कि डेगाना कहाँ है, तो राजस्थान के नागौर के अंदर बना हुआ डेगाना। क्लियर? कंफ्यूज मतलब डेगाना नाम कहा है, तो राजस्थान के नागौर में बना हुआ डेगाना, जो कि कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर है। कौन सा खनिज है? टंगस्टन का है, जिसमें मतलब कि बालदा, उडलिया आदि मतलब अन्य भी खनन पाए जाते हैं। और पूरे भारत की बात की जाए तो 80% जो खनिज होता है ना वो कहाँ से जाता है? हमारे राजस्थान पे जाता है। कितने प्राउड की बात है कि पूरे भारत के अंदर 80% खनन का बात की जाए तो हमारे राजस्थान में होती है, तो इस बात पे भी ध्यान देना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में आना सागर झील किस नदी से पका पानी आता है, तो बताइए। जो अजमेर के अंदर आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो कौन जाएगी? बांडी नदी का। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बांडी नदी का जो पानी है, जो कि मतलब कि होता है ना बरसाती पानी होता है, जो कि अन्ना सागर झील के अंदर आता है, जो कि अगर झील से भर जाती है तो पानी फुल हो गया। इसमें चैनल गेट खोले गए हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका नाम देखिए एक कृत्रिम झील है। क्लियर हो गया? जो कि मतलब कि 12वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था, ये बात भी क्लियर हो गई। इसमें मतलब कि पानी का स्रोत क्या है? बांडी नदी से इसमें पानी आया जाता है। क्लियर हो गया? और इस झील के अंदर हमें ना अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो पानी को कंट्रोल करने के लिए इसमें चैनल गेट लगाए गए हैं। इसके थ्रू पानी मतलब कि बाहर मतलब कि ज्यादा पानी वहां पर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? जैसे कि ना लूनी नदी, बाडी नदी, पन्नाग पहाड़ी से मतलब कि काफी नदियों का पानी यहाँ तक पहुंचता है सर। और मोस्टली बात की जाए तो बाडी नदी का पानी पहुंचता है, और जो साबी नदी है इसका पानी तो उधर बिल्कुल भी नहीं जाता। क्लियर हुआ? अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए राजस्थान ने वन नीति को अपनाया कब था? पूरे भारत के अंदर बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है हमारा राजस्थान, जिसने सबसे पहले वन नीति को अपनाया था। क्लियर हुआ? इस बात को याद रखना, क्योंकि वन रिपोर्ट के देखे ना तो भारत के अंदर मतलब कि वनों की बहुत मतलब कि कटाई वटाई हो जाती थी, लेकिन अब इतने सख्त नियम बना दिए हैं कि कोई पेड़ काट भी नहीं सकते, यानी पेड़ की तरफ सोच भी नहीं सकते हमें पेड़ काटना है, यानी इतने सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके बाद आता है अलवर, प्रतापगढ़, बारा, चित्तौड़गढ़ आदि में वन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं कि अलवर का ना सर इसके अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ है, बारा है, चित्तौड़गढ़ है, वहां पे काफी वन क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही उदयपुर के अंदर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपका अगर कुछ फीडबैक है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, कुछ डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।